हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई साइंस प्लस चैनल। आज से हम केमिस्ट्री का पोर्शन 11th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे बेसिक के लिए कि अगर बेसिक बोले कि केमिस्ट्री में बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में कुछ 5 चैप्टर्स पढ़े थे जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था और कुछ चैप्टर्स रिलेटेड थे केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले केमिस्ट्री हम स्टडी करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा, केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे। सो पहला जो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा दैट इज इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ केमिकल्स। केमिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, केमिकल से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो इसके लिए विच डील्स विथ केमिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ molecules. That will be definition of chemistry. Now further, अगर हम केमिस्ट्री के एक्सप्लेनेशन को देखें तो ये बहुत ही वाइड है, जिसके बेसिस पे जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशंस अलग अलग है। कितनी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को ही हम ग्रीन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, उसी के अंदर आएगा। बायोकेमिस्ट्री भी। तो ऐसे ही अलग अलग ब्रांचेस हैं जिस केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले हम जितने भी ब्रांचेस डिस्कशन करेंगे वो ऑल ओवर वाइड रेंज में कंसिडर करेंगे, मीन्स सारे कंपोनेंट्स जितने भी हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब उसमें कवर हो जाएंगे। जहां जहां पे केमिकल का यूज होगा वो आ जाएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी की भी डिस्कशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री का जो ब्रांच है वो बहुत ही वाइड है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का यूज क्या है, वो यूजफुल कहाँ पे है। अगर हम बात करें केमिकल्स की, जो केमिकल्स फॉर्म हुए या फिर जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, हम भी केमिकल्स यूज करते हैं। सुबह में आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें भी केमिकल्स है, आप टूथब्रश यूज करते हो वो भी केमिकल्स है, आप फूड प्रोडक्ट्स लेते हो उसमें भी केमिकल्स है। इवन आपके सराउंडेड जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, गैसेस प्रेजेंट है, वो भी क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स होंगे। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है, वी आर सराउंडेड बाय केमिस्ट्री।
अब ऐसा नहीं कि वी आर सराउंडेड बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में ही अलग अलग कंपोनेंट्स और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो उसमें हमने ब्रांच देखा वो कौन सी ब्रांच है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? आपने 10th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था। सेम यहाँ पे हमें इनऑर्गेनिक के लिए यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स, their properties, and classification into different groups। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये डिस्कशन करने वाले एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। तो टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है। अब उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मीन्स द स्टडी ऑफ compounds of carbon and हाइड्रोजन। यहां पे जितने कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से फॉर्म हुए हैं, बने हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उनकी रिएक्टिविटी कैसी है, वो सब हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। यहाँ पे आपने रीड किया होगा कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब इथीन गैसेस, इथीन है, बाद में इथाइल और एसिटिलीन बोलते हैं। सो वो सब कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका प्रिपरेशंस, उनकी रिएक्टिविटी, वो सब हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कशन करना है। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम ये दोनों कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, उसके लिए हमें रीड करना है। क्या रीड करना है यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन कैसा है, वो रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, बाद में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो रिएक्शन को कंप्लीट होने में। सो इन फिजिकल केमिस्ट्री वी विल डिस्कस अबाउट rate of reaction, how much time it taken to completion, then and energy released or absorbed during the chemical process, even quantitative एनालिसिस। ये इतनी चीजें हम कहाँ पे रीड करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं उसको। बाद में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है तो कितनी क्वांटिटी में वो हमें ऑब्टेन होने वाला है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब क्या? एनालिसिस करना। जो कंपाउंड हमारा फॉर्म हुआ वो कंपाउंड हमारा प्योर है, इम्प्योर है, और हम बोल सकते हैं दैट इज रिलेटेड विथ क्वालिटेटिव एंड ऑल्सो द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इवन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, जो ये दोनों को इंक्लूड करता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब ऐसे केमिकल प्रोसेस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो इंडस्ट्री के लिए यूज की जाती है। तो अब इंडस्ट्री के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? अगर आप एक इंडस्ट्री फॉर्म करोगे सबसे पहले आप क्या कंडीशंस पे, किस चीज पे ज्यादा डिस्कशन करोगे, किस चीज पे ज्यादा थिंकिंग करोगे? प्रॉफिट के बारे में। सेम यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सबसे पहला उनका ये डिमांड होता है कि अगर हम कोई भी केमिकल फॉर्म कर रहे हैं तो वो केमिकल के अंदर जो केमिकल हम यूज करने वाले हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए। एंड जो प्रोसेस से हम ऑब्टेन कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हाई अमाउंट में हो, हाई परसेंटेज में हो, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का प्रॉफिट होगा। सो हियर स्टडी ऑफ chemical reactions and formation of components or compounds in by different technique, by different techniques। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री, दैट इज, ऐसा हम बोल सकते हैं इको फ्रेंडली, ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस जो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मतलब वहां से जो पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ SO2 NOx गैस जिसे हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है एनवायरमेंट में। तो ऐसे केमिकल टेक्निक्स, ऐसे टेक्निक्स जो जिसकी हेल्प से जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है एनवायरमेंट में वो इंक्रीज ना हो, या फिर टॉक्सिक कंपोनेंट्स, हार्मफुल गैसेस जो एनवायरमेंट में रिलीज हो रही है वो रिलीज ना हो, उसको स्टॉप करने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे दैट इज कम्स अंडर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री। इट इज द स्टडी ऑफ टेक्निक्स or process by which harmful gases or toxic components excretion by industries or chemical process can be reduced, और हम बोल सकते हैं इको फ्रेंडली प्रोसेस, इको फ्रेंडली प्रोसेस। सो दैट इज अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मीन्स अलग अलग ब्रांच है। अब हमें ये सारे रीड नहीं करने, ये सारे ब्रांचेस के बारे में रीड नहीं करने, हमें जो अभी स्कूल लेवल पर जो 11th-12th है वहां पे हमें खास करके ये 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स मिलेंगे, थोड़े ऑर्गेनिक वाला भी मिलेगा और फिजिकल वाला भी मिलेगा। तो ऐसा लग रहा हो कि जिसको नहीं केमिकल्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, अच्छी बात है। केमिकल्स के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन करो उतना कम, क्योंकि एक ही केमिकल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होगा और उसके वाइड मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे यूजेस है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो अब अगर हम डिस्कशन करें तो पहला क्वेश्चन मेरा, ट्यूबलाइट है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? फर्स्ट। सेकेंड, अपने स्ट्रीट में वॉक करते हैं तो ये वो येलो कलर का लैंप लगा होता है, देखा होगा सब लोग। तो ये वो येलो कलर का लैंप है, उसके अंदर कौन सी गैसेस है, क्या उसमें गैसेस है या नहीं है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जो बल्ब है, जो येलो कलर का बल्ब आता है, उसमें देखो तो बीच में कुछ वायर होते हैं ना, वो वायर किस चीज का बना हुआ है, कौन से एलिमेंट का बना हुआ है? ठीक। नेक्स्ट, वेपर
का पैकेट, बालाजी वेफर्स, जो भी आप यूज करते हो, उसमें एयर फिलअप होती है। वो कौन सी एयर फिलअप होती है और क्यों फिलअप होती है, रीजन क्या है, उसका काम क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फर्दर हम इसके आंसर्स भी डिस्कशन करेंगे। आप तब तक इसको सोचिए और उसके आंसर्स अगर आपको नोन है तो उसको दूसरों के साथ में भी शेयर कीजिए। अब ये तो हो गए कुछ ब्रांचेस। फर्दर हम थोड़े एकदम सिंपल बेसिक कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो एलिमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उसमें क्या है, उसका सिंबल क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और एटॉमिक मास क्या होगा। आगे अभी हम डिस्कशन करेंगे कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो वो क्या होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम एटम देखें तो एटम कैसा है, एटम स्फेरिकल फॉर्म में। ठीक, एटम कैसा होगा, स्फेरिकल फॉर्म में होगा। और इसका जो सेंटर पार्ट है, वो सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो पाथ है, जो ऑर्बिट जैसा, जो सर्कल जैसा फॉर्म किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं और ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये नॉर्मली कितने होते हैं, तो यहाँ पे के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है एंड सो। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन दैट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज होता नहीं। जो ऑर्बिट्स हैं, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते, मींस जैसे हमारा प्लैनेट सोलर सिस्टम है, सन है, तो कंसिडर करो जो न्यूक्लियस है वो हमारा सन है, और जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट्स हर एक प्लैनेट्स के हैं। वो क्या कर रहा है, वहां पे मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे तो मूव करता ही। जैसे अर्थ के लिए अगर हम डिस्कशन करें तो अर्थ सन है, तो सन के सराउंडिंग में मूव तो करेगा करेगा, लेकिन खुद की पोजीशंस पे भी वो रोटेट होता है। तो सेम इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस and revolve on its own एक्सिस, खुद की एक्सिस पे भी मूव करता है। या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, सॉरी ये क्लॉकवाइज हुआ, और ये जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। सो ये हो गया एटम के लिए। अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर means that is a total number of proton
and the total number of electrons present in a atom. It is total number of proton or electron in न्यूट्रल एटम. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रल एटम होना, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम. इट इज डिनोटेड बाय Z. कैपिटल Z से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं. सो ऐसा हम लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहां पे, इन न्यूट्रल एटम. ये बात ध्यान रखना, वो हम डिस्कशन करेंगे फर्दर. इसके बाद में एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे. एटॉमिक मास इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन present in the nucleus. It is sum of total number of proton and neutron present in न्यूक्लियस. तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास इन न्यूक्लियस ऑफ एटम. एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रेजेंट होगा. सो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को ही कहीं कहीं पे एटॉमिक वेट लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है. एटॉमिक मास इज इक्वल टू number of proton plus number of neutron. Okay, so that is about atomic number and atomic mass. अब सिंपल अगर इंडिकेशन करना हो तो इंडिकेट्स कैसे करेंगे. तो अगर आप देखो, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हम x कंसिडर करें तो जो एटॉमिक नंबर है z, उसको लिखते हैं हम सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे z. ठीक, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड नीचे. और जो एटॉमिक मास है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A. कैपिटल A से डिनोट करते हैं. या तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम x z a लिख सकते हैं. ये फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जो z है वो क्या इंडिकेट करेगा, z हमेशा इंडिकेट करेगा एटॉमिक नंबर को, और A इंडिकेट करेगा किसको, एटॉमिक मास को. ठीक है, सो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक मास. अब इसके बाद अगर हमें कुछ एलिमेंट्स कंसिडर करने हो तो उसके भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम देखेंगे. आपको पता है हाइड्रोजन दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पहला एलिमेंट है, तो 1 to 20 तक वो हम डिस्कशन करेंगे.
इसमें अगर हमें एग्जांपल्स देखने हो तो वन एच वन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट में है वो एटॉमिक नंबर और ऊपर जो है वो एटॉमिक मास, तो कोई भी एक ही रेफर करना है। बाद में कार्बन ले लो 6C12, ठीक, दैट इज ए कार्बन। इसके बाद में नाइट्रोजन अगर है तो 7N14, फिर बोरोन है अगर तो बोरोन का B5 बोरोन 9, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहां पे हमें देखने को मिलेगा, और सॉरी दैट इज 11 नॉट 9।